हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के बारे में। ठीक। तो मैं आपको बताऊं कि यूनिट थर्ड का मेजर पोर्शन हम यूनिट वन के अंदर कवर कर चुके हैं। तो इसीलिए इस यूनिट में से हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं वो टॉपिक हैं जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट डिजाइन, combining three models, design algorithm, design optimization, implementation of control, adjustment of inheritance, object representation, physical packaging, documenting design consideration. ठीक। and object oriented programming style, reusability, extensibility, robustness, programming in large procedural versus OOP, object oriented language feature, abstraction and encapsulation। आई होप ये सारे के सारे टॉपिक आपने यूनिट वन के अंदर देखे होंगे। इसमें से कुछ टॉपिक हैं जो कभी यूनिवर्सिटी में पूछे ही नहीं जाते। अब जो हाईलाइटेड पोर्शन है और जो हाईलाइट नहीं है, जो हाईलाइट नहीं है सिर्फ यही टॉपिक कवर किए जाएंगे, क्योंकि यही बचे हुए, बात बाकी सारे हमने यूनिट वन के अंदर कवर कर रखे हैं। ठीक। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम आपसे बात करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में। ठीक है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब है कुल मिला के कि अभी तक आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स आई नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक नहीं आई तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि काम होता नहीं होगा, काम तो होता होगा। ठीक है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट के अराउंड ना होकर अब स्ट्रक्चर वे में हो रहा है। ठीक। मेरे ख्याल से ये आपकी यूनिट फर्स्ट होनी चाहिए। बाकी बाद ये सारी यूनिटें हमें कवर करनी चाहिए। लेकिन अब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस पहले पढ़ना चाहिए बच्चे को। उसके बाद नई नई टेक्निक कौन सी आई, कैसे डेवलप हुई, वो सारी चीजें आनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे कुल मिला के एक तरीके से आप ऐसा सोच सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जा रहा है। अब वहां पे भी नोटेशन वगैरह हमने देखे, कैसे भैया जो एंड यूजर है जिसको हमें सर्विस प्रोवाइड करानी है वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, तमाम डायग्राम देखे उसके अंदर। तो वो सारी चीजें इसमें भी होती थी। ऐसा तो है नहीं कि पहले काम नहीं होता था, काम तो होता था। वो उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग काम होता था। तो वही कौन कौन से डायग्राम पढ़े, क्या क्या चीज हुई, वो सारी चीजें अब इसके अंदर देखेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर एनालिसिस के हम एडवांटेज और आपके डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है, एज इट फॉलो एज इट फॉलो द top down approach in the contrast to the bottom up approach of object oriented analysis. It can be more easily comprehended than object oriented techniques जो थी ना उसके अंदर। ठीक। कुल मिला के क्या है कि जब जो आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस हुआ, स्ट्रक्चर एनालिसिस के थ्रू जब हम काम करते थे तो वहां पे डायरेक्टली आपको मॉडल दिखाया जाता था, या जो काम करना है उसका एक प्रारूप बना के दिखाया जाता था। अब उसको वो टॉप डाउन यानी कि आपको दिखा दिया। अब वन बाई वन लेवल उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको डिटरमाइन करनी, जब जाके काम करना है तो वो अंडरस्टैंडिंग वहां पे सही रहती थी। ठीक। ये इसका क्या है, एडवांटेज है पहला। डिसएडवांटेज, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे साथ के साथ साथ। तो पहला डिसएडवांटेज है, इट इज अ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एनालिसिस मॉडल, one phase should be completed before the next phase. This poses a problem in a design, particularly if error crop up or requirement changes। कुल मिला के क्या है कि यहाँ फेजों में थोड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, कि पर्टिकुलर टीम होती थी, टीम डिजाइन कर, मतलब कोई किसी फेज पे काम कर रहा है, कोई किसी फेज पे काम कर रहे हैं, तो वो जो है वेरिएशन क्रिएट कर देते थे। ठीक। देन सेकंड एडवांटेज है हमारा, इट इज बेस्ड अपॉन द फंक्शनलिटी, द ओवरऑल पर्पज इज आइडेंटिफाई एंड देन फंक्शनल डिकम्पोजिशन इज डन फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। द emphasize not only give the better understanding of the system but also generate the more complete system। कुल मिला के वही कि जो हम फंक्शनलिटी, जो फंक्शंस के तौर, मॉड्यूलिंग के तौर पे काम करते थे, मॉड्यूल बनाते छोटे छोटे, उनको कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते, तो वो जो काम करना था वो बहुत ईजियर था। ठीक।
तो ये तो हो गया एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? छोटे छोटे मॉड्यूल्स आप तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए छोटी छोटी टीम भी आपको असाइन करनी पड़ेगी। टीम ही तो कोई ना कोई टीम ही तो काम कर रही होगी उसके ऊपर। वो क्या है, कॉस्ट ज्यादा कर देते काम करने की। ठीक है। और कभी कभी किसी ने कोई गलत मतलब कोई एरर या कोई बग आ गया किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल या फंक्शन के अंदर, पूरा होल ओवर द सॉफ्टवेयर के अंदर दिक्कत क्रिएट कर देता। ठीक है। अब थर्ड वन क्या है आपका? द स्पेसिफिकेशन in it are written in simple language, English language, and the hence can be more easily analyzed by non-technical person। मतलब कि जो आपकी लैंग्वेज थी कोड लिखने की, वो बहुत ही स्पेसिफाइड इंग्लिश थी, जो कि नॉन टेक्निकल पर्सन इसको इजीली समझ लेता था। डिसएडवांटेज क्या है इसका? इट डज नॉट सपोर्ट द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, so the time and the cost of development is inherently high। मतलब कि क्या है कि रीयूजेबिलिटी नहीं थी कोड की। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोड ऑफ लाइंस हैं कि ये ऐसी लाइन हो कि इनको हम दोबारा यूज कर लें ग्लोबली। ठीक है, अब यूज हो गई। फिर ये टेम्पलेट हो, इसमें यूज कर ली, इसे उठा के अगले में यूज कर ली। जैसे लॉग इन साइन अप फॉर्म होते हैं, मेनली सभी जगह सेम होते हैं। अब उनका जो बैक एंड है या जो फ्रंट एंड है सब जगह सेम है। कोई सा भी आप साइट डेवलप कर लो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे किसी को कोई एजुकेशन साइट बनानी हो, सब जगह ये तो होना ही होना है ना, लॉग इन साइन अप तो होना ही होना है। बतौर एक दो फील्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं। कुछ इस तरीके का नहीं था वहाँ, हर चीज हर बार नई डिजाइन करनी पड़ेगी, जो क्या था, एक बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। ठीक। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन। बात है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिजाइन क्या है। Structure analysis and structure design is a diagrammatic notation that is designed to help the pupil understand the system. The basic goal of structure analysis and structure design is to improve the quality and reduce the risk of the system failure. It establishes concentrate management specification and documentation. It focus on the solidity and liability and maintainability of the system। ठीक। Basically, the approach of structure analysis and structure design is based on the data flow diagram। It is easy to understand structure analysis and structure design, but it focus on well-defined system boundary where the JSD एक अप्रोच है, जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इज टू कॉम्प्लेक्स एंड डज नॉट हैव एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कुल मिला के क्या था, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चीजें यूज हो रही है, जैसे कि डेटा फ्लो डायग्राम है, ईआर डायग्राम है, डेटा डिक्शनरी है, स्टेट मशीन डायग्राम। ये सारी की सारी चीजें क्या है, उस समय के जो एक्टिविटी होती थी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें दर्शाती थी। ठीक। पहले ये नहीं होते थे कि कंपोनेंट डायग्राम बना रहे हैं, डिप्लॉयमेंट डायग्राम बना रहे हैं, या कुछ क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्योंकि था ही नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो कॉन्सेप्ट। ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें पहले भी डिजाइन होती थी, वही सारी की सारी मैनेजमेंट, और यानी कि एक जो जिसके लिए सर्विस आप तैयार कर रहे हो उसको दिखाने के लिए कैसे आपको शोकेस करनी है अपनी स्किल्स, या आपने प्रोजेक्ट जो आपने बनाया, जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया, उसको कैसे शोकेस करोगे। ठीक। तो उसके लिए मॉडल वगैरह जो भी है वो इसके अंदर हम डिजाइन करते थे। ठीक। structure analysis and structure design is combined known as SAD, structure analysis design। ठीक। It mainly focus on the following 3 points, which are system, process and technology। What the system, which process you used and what technology you used। ठीक। कुल मिला के दो ही फेजों पे आपका ध्यान रखा जाता था, एनालिसिस फेज एंड डिजाइन फेज। एनालिसिस फेज के अंदर हम क्या देखते थे कि इट यूजेस द डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एंड ईआर डायग्राम। में भी आपने ईआर डायग्राम के बारे में तो अभी तक पढ़ाई होगा, लेकिन डेटा डिक्शनरी वगैरह ये भी आप अपने अपकमिंग से उसमें सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक। डिजाइन फेज के अंदर क्या पढ़ते थे हम? स्ट्रक्चर चार्ट एंड सूडो कोड। सूडो कोड से आप अवेयर होंगे। ठीक। तो वन बाई वन देखते हैं।
तो एनालिसिस फेज देखते हैं। एनालिसिस फेज में क्या है कि एनालिस किया जा रहा है, जो आपने डिजाइन किया है, जो आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, उसको एनालिसिस किया जा रहा है। तो पहला है आपका डेटा फ्लो डायग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएफडी कहते हैं। अब डीएफडी है क्या, देखिए। अगर मैं आपको डीएफडी के बारे में बताऊं तो डीएफडी बेसिकली होता क्या है। डीएफडी होता है आपका कि जो आपने प्रोजेक्ट या जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, उसका फ्लो दर्शाता है डीएफडी। वो कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या ऑब्जेक्ट है। यानी कि कुल मिला के आप कहीं रेस्टोरेंट पे गए, आपने खाना ऑर्डर किया, ऑर्डर प्रिपेयर हुआ, वेटर आपको सर्व कर रहे हैं, तो क्या वो एक पूरा फ्लो है ना। पहले आप गए, आपने ऑर्डर दिया, वेटर ने अंदर जाके शेफ को बताया, शेफ ने आपका खाना प्रिपेयर किया, देन वो टेबल पे सर्व हुआ। क्या फ्लो हो गया कंप्लीटली। ठीक, डीएफडी भी कुछ इसी प्रकार का होता था। ठीक, यही डीएफडी के अंदर हम डिजाइन करते थे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम डीएफडी डिजाइन करते हैं, डीएफडी 1 लेवल, डीएफडी 2 लेवल, डीएफडी 0 लेवल। तो ये कम्प्लीटली ये भी एक पूरा एक टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है डीएफडी। लेकिन जितना भी हमारे सिलेबस में मेंशन है, मैं उतना ही देखता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए क्या है ये एग्जाम्पल। इफ वी हैव टू चूज बिटवीन टू पाथ ऑफ अ प्रोसेस, वी कैन एड एन ऑपरेटर or and if true data flow are necessary for the process, we can add an operator. The input of the process check order needs credit information, order information, where the output of the process could be cash order or a good credit order. कुल मिला के वही जो मैंने आपको बताया है, इन्होंने अपनी किताबी भाषा में इतना बड़ा लिख दिया। अगर आप इस चीज को भी रखते हैं कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस काम कर रहा है, कुल मिला के डीएफडी से यही समझिए, डेटा फ्लो डायग्राम से कैसे आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, वो कैसे काम कर रहा है। फोकस सिर्फ उसी चीज पे होना चाहिए। ठीक, दैट इज अ डीएफडी। और आपके पेपर में कोई भी डीएफडी डिजाइन करने के लिए नहीं आता है, सिर्फ आएगा तो डायरेक्टली, ये भी नहीं आएगा डायरेक्टली डीएफडी होता क्या है। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर कॉपी भरने का ये मटेरियल है सिर्फ। ठीक, देन अब आता है आपका डेटा डिक्शनरी। जैसा कि अब तक आप डिक्शनरी से अवेयर है, वही डिक्शनरी ये है। उसमें क्या है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोजेक्ट बनाया किसी पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। अब उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स या कॉम्प्लेक्स ऐसे लूप लूप वगैरह जो भी कुछ है यूज किए आपने, तो उनका मीनिंग आप ही को तो पता है। जो सामने वाला बंदा यूज कर रहा है उसे थोड़ी पता है, वो इतना पढ़ा लिखा थोड़ी है। पढ़ा लिखा होता तो वो स्वयं बनाता, आपसे क्यों बनवाता। तो आपने बनाया तो आप ही को पता है, तो आप ही बताएंगे उसको क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर डिक्शनरी तैयार की जाती है कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, ये ऐसे यूज हो रहा है। ठीक, कंप्लीटली इसका यही मीनिंग है यहाँ पे भी। देखिए क्या है, द कंटेंट दैट इज नॉट डिस्क्राइब इन द डीएफडी। जो कंटेंट डीएफडी के अंदर डिस्क्राइब नहीं होता है, इन वो डिस्क्राइब होता है आपका डेटा डिक्शनरी के अंदर। इट डिफाइन द डेटा स्टोर रेलेवेंट मीनिंग। डेटा स्टोर हो रहा है, उसका रेलेवेंट मीनिंग होगा। अ फिजिकल डेटा डिक्शनरी फॉर डेटा एलिमेंट दैट फ्लो बिटवीन द process and between the entities between process and entities may be include, this would be include the description of the data element। जो भी data element हम यूज करते हैं उनका description provide कराना कुल मिला के क्या है, for the external to the data store। A logical data dictionary may also be include for each data element all system name, whether they are name of the entity, type, relation, attribute or service should be entered in the dictionary। वही जो अभी तक आपको बताया कि जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो कुल मिला के एक पॉइंट तो ये याद रखिए, जो डीएफडी के अंदर डिफाइन नहीं है वो किस में डिफाइन होगा, डेटा डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी क्या काम करती है, मीनिंग प्रोवाइड कराती है, इतना याद रखो सिर्फ। ठीक, अब आता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या करते हैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पर्टिकुलर किसी टाइम पर आप किसी स्टेट पर हैं, वहां पर कोई एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या मूवमेंट है आपका। या तो वो प्रोसेस डिनाई हो जाता है या प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू किया जा रहा है, तो किस स्टेट पर मूव हो रहा है, ये कौन शो करता था, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम शो करते थे। ठीक है, that one, state transition diagram is similar to the dynamic model।
it specify how much time the function will take to execute the data access triggered by event. यानी कि किसी इवेंट को किसी डेटा मतलब थर्ड पार्टी या कोई भी जिसने टिकट को किसी इवेंट को टिकट किया है तो हाउ मच टाइम विल टेक टू एग्जीक्यूट होने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है. ठीक. इट ऑल्सो डिस्क्राइब ऑल ऑफ द स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट कैन हैव द इवेंट अंडर विच द ऑब्जेक्ट चेंज द स्टेट, द कंडीशन that must be fulfilled before the transition will occur and activity were undertaken during the life of object. ठीक. थर्ड लास्ट वन ईआर डायग्राम. तो आई थिंक ईआर डायग्राम से अभी तक आप अवेयर हो गए होंगे. अगर थर्ड यूनिट पे यहाँ आ गए हैं कि ईआर डायग्राम होता क्या है. ईआर डायग्राम होते हैं आपके एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. डीवीएमएस के अंदर पहली यूनिट के अंदर हम इसको पढ़ते हैं. ईआर डायग्राम स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा स्टोर, जो भी मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उनमें क्या रिलेशनशिप है ये ईआर डायग्राम बताते हैं. ठीक. इट इज बेसिकली यूज्ड इन डेटाबेस डिजाइन. इट बेसिकली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटी. ठीक. ये तो सारे हैं हमारे एनालिसिस करने के मेथड. एनालिसिस तो हो गया, अब डिजाइन भी तो कर लें. अब देखते हैं क्या डिजाइन फेज. डिजाइन फेज के अंदर हम दो चीज करते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट एंड देन वन स्यूडो कोड. ठीक. स्ट्रक्चर चार्ट क्या है. इट इज क्रिएटेड बाय डेटा फ्लो डायग्राम. मतलब अब डीएफडी है, डीएफटी के रिगार्डिंग एक आउटपुट जनरेट होगा, वो क्या है, स्ट्रक्चर चार्ट है. Structure chart specify how DFD process are grouped into the task and allocate the CPU. The structure chart does not show the working and the internal structure of the process or modules, does not show the relationship between data flow, similar other structure analysis, structure design tools. It is time and cost independent. There is no error checking technique associated with tool. The model of a structure chart are arranged arbitrary, and any process from DFD can be chosen as a central task from depending analysis on perception. The structure chart is difficult to emit, verify, maintain, check the completeness and consistency. स्ट्रक्चर चार्ट एक तरीके से डीएफडी के बाद जो लेवल है, डीएफडी के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी जैसे काम हुआ पर्टिकुलर डीएफडी के टाइम पीरियड पे एक एक आउटपुट जनरेट होते होंगे, उन सब चीज़ों को मैनेज करना है. कंसिस्टेंसी से इसका लेना देना नहीं, मेंटेन ये करेगा नहीं, वेरीफाई ये करेगा नहीं. ठीक. स्यूडो कोड इंग्लिश में लिखी हुई कुछ लाइन है, निमोनिक्स है, सिर्फ यही है स्यूडो कोड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक. इट इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम. इट इज द इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग. इनफॉर्मल, ध्यान से सुनना, इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग, नॉट अ पर्टिकुलर कि उतार दिया तो बस कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया और बन गया आपका सॉफ्टवेयर. ऐसा कुछ नहीं है. दैट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी. ठीक. तो आई होप ये थोड़ा इंट्रो वीडियो आपको पसंद आया हो यूनिट थर्ड के बारे में. ठीक. तो यो यहाँ पे हमारी यूनिट थर्ड कह सकते हैं तो 50% हो भी गई. तो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस. ठीक. तो वैसे तो मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं, आप खुद ही समझदार हैं, लेकिन फिर भी अब है तो पढ़ना तो पड़ेगा. तो पहला है आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस. तो स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ डेवलपमेंट दैट अलाउ एंड गिव परमिशन टू द एनालिस्ट to understand and how about the system and all of its activity in logical way. It is simply a graphic that is used to specify the representation of the application. It means कुल मिला के ये है कि आज से पहले जो पुरानी टेक्निक यूज होती थी उस टाइम पे आप कैसे अपने सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशन को क्लाइंट के सामने कन्वे करते थे. ठीक. उस तरह उस टाइम का जो एनालिसिस प्रोसेस होता था वो होता था आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस. ठीक. अब आज के टाइम पे हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस. जावा पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, सब में उसके कॉन्सेप्ट है. तो वही चीज है, अब पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस is a technical approach generally used for analyzing an application designing, system designing, or even business designing just by applying object oriented programming.
ठीक, even with the use of visual modeling throughout the process of development to just simply guide the stakeholder communication and quality of the product. It is actually process of discovery where a team of developer understand and model all the requirement of the system. कुल मिला के क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट को समझना, उस रिक्वायरमेंट को समझने के बाद मॉडल तैयार करना, क्लाइंट को बताना और टाइम टू टाइम एवरी फेज पे उसको अपडेशन प्रोवाइड कराना, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में या उसकी जो सर्विस वो चाह रहा है उसके बारे में। ठीक, तो ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं इनके डिफरेंस। तो डिफरेंस तो बेसिक बहुत क्लियर है, बहुत आपने पढ़े होंगे, मे बी पढ़ते ही आ रहे होंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है इसके बारे में। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। द मेन फोकस इज ऑन प्रोसेस एंड प्रोसीजर। ठीक, मेनली फोकस क्या होता है कि प्रोसेस कैसे काम कर रहेगा, प्रोसेस जो काम कर रहा है उसका प्रोसीजर क्या है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मेन फोकस होता है आपके डेटा स्ट्रक्चर, किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर आपने यूज किया रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, देन सेकंड, it uses system development like life cycle like HDLC methodology for different purpose like planning, analyzing, designing, implementation and supporting an information system. These are or like क्या आपका प्लानिंग, एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑल आर फेज ऑफ HDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक, तो HDLC का एक पूरा प्रोसेस होता है, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मतलब किस फेज पे क्या काम कर रहे हैं वो उसके अंदर मेंशन होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर क्या होता है, इट यूजेस इंक्रीमेंटल और इटरेटिव मेथोडोलॉजी टू रिफाइन एंड एक्सटेंड आवर डिजाइन। अब जैसे HDLC एक आपका इंक्रीमेंटली इटरेटिव मेथड भी होते हैं, HDLC का मतलब फर्दर पार्ट मान लीजिए। ठीक, उस तरीके से ये अब पढ़े जाते हैं, पहले नहीं होते थे। इट इज सुटेबल फॉर वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट विद स्टेबल यूजर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो आपको HDLC के लिए कह दिया कि ये सुटेबल है, वो बढ़िया है यूजर की रिक्वायरमेंटों को पहचानने के लिए। ये आपका इंक्रीमेंटल में क्या है, इट इज सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट विद चेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक, इसके अंदर आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर जो रिस्क होते हैं ज्यादा होते हैं, और रीयूजेबिलिटी आपकी लो होती है क्योंकि हम फंक्शन यूज करते हैं और फंक्शन के साथ थोड़ा मैनिपुलेटिंग करना हार्ड रहता है। ठीक, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ये जब इसके अंदर हाई है तो यहाँ लो होगा, कम होगा। अब ये सारे के सारे डायग्राम है लास्ट पॉइंट के अंदर, के इसके अंदर DFD, CFD, स्ट्रक्चर एनालिसिस या डायग्राम, ये सारी चीज यूज हो रही हैं इसके अंदर। जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, स्टेट चार्ट डायग्राम, डिप्लोमेट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, ये सारे के सारे डायग्राम इसके अंदर यूज होते हैं। ठीक, तो ये तो रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। अब दूसरे टॉपिक के अंदर वो पढ़ते हैं, वो है हमारा जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट। ये क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की टेक्निक है, जैक्सन डेवलपमेंट, और आप इसको एक स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक के तौर पर ही पढ़ सकते हैं। ठीक, होता क्या है, जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है, आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की। ये मेनली फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग पर रियल वर्ल्ड प्रोसेस की, और उसकी मॉडलिंग तैयार कराता है और इंश्योर करता है कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको अपने क्लाइंट के सामने वो उसी तरीके से काम करे। ठीक, तो यहाँ देखते हैं क्या है, जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट इज अ मेथड ऑफ अ सिस्टम डेवलपमेंट दैट कवर द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल आइदर डायरेक्टली और बाय प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क इनटू विच मोर स्पेशलाइज्ड, यानी कि ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल भी कवर करेगा, उसके साथ साथ ये प्रोवाइड कराएगा फ्रेमवर्क को। अब की बात नहीं है, ये पुरानी बात है, पुराने टाइम भी कराता था। ठीक, अब तो ऐसा कुछ। JSD can start from the stage in project when there is only a general statement of requirement. However, many projects then have used JSD actually started slightly later in life cycle, doing the first step largely from existing document rather than directly with the user. कुल मिला के क्या होता था, ये पूरा एक मेथड होता था, इसके अंदर भी हम सॉफ्टवेयर
डेवलप करते थे वही सॉफ्टवेयर HDLC के सारे फेजों को यूज करते हुए एक बड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आएगी, आप उसको पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, उसके बाद मतलब यूजर की स्पेसिफिकेशन आपने समझ ली, उसके बाद अपना जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन वाली टीम होगी, जो डेवलपर टीम होगी, उस पर काम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक, ये सारा कुछ इस प्रोसेस के अंदर होता था JST के अंदर। ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट। इसके 3 फेज होते थे। कभी कभी ये डायरेक्टली आपका 10 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको पूरा ब्रीफली हमने आपको बताया। तो JST के क्या बेसिकली 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है आपका पहला फेज होता है आपका मॉडलिंग फेज। इसके अंदर क्या होता है, जो सिस्टम है ना, जो आप सिस्टम बना रहे हैं किसके लिए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस टाइम के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वहां पे क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे इस फेज के अंदर हम प्रॉब्लम को, व्हाट इज द प्रॉब्लम। और आइडेंटिफाई भी कर ली तो अब उस मेजर प्रॉब्लम होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लमों के अंदर हम डिवाइड करेंगे। वो सारी चीजें कर किसमें करते हैं, मॉडलिंग फेज के अंदर करते हैं। ये तो सिंपल भाषा में रहा। आप देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। In the modeling phase of JST, the designer create a collection of entity structure diagram, ठीक, and identify the entity in the system, the action they perform, the attribute of the action, and time order of the action in the life cycle of the entity। ठीक, अगर ER डायग्राम का आपने नाम सुना हो, या कभी भी कोई जैसे फाइनल ईयर की कोई फाइल वगैरह देखी हो, तो वहां पे डायग्राम बनाए जाते हैं कुछ। उनमें से मेनली हमेशा जो आपको प्रोजेक्ट इंचार्ज होते हैं फोकस करते हैं बहुत ज्यादा कि ER डायग्राम बनाइए, ER डायग्राम बनाइए। तो उसके अंदर एंटिटी होती है, और एंटिटी का आपस में रिलेशन ऑफ सेशन, दोनों चीज मेंशन होती है। ठीक, वो सारी चीजें मतलब एक तरीके से उसको एनालाइज करना, वो इस फेज के अंदर होता है, स्पेसिफिकेशन फेज। दिस फेज फोकस ऑन द एक्चुअली व्हाट इज टू बी डन, क्या कर रहे हैं, किसके बेस पे, जो प्रीवियस फेज से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, बेसिक इंफॉर्मेशन आई है, उसके फेज पे। ठीक, a sufficient model of a time order, a real world must itself with time order. Major goal is to map the progress in the real world to the progress in the system। यानी कि जो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है वो प्रोग्रेस करे, तो ये भी प्रोग्रेसिव रहेगा। ये आपका स्पेसिफिकेशन फेज। देन थर्ड वन आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज, यानी कि आपका सारा काम हो गया, मॉडलिंग कर ली, स्पेसिफिकेशन उसकी बता दी, अब क्या करोगे, जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंट तो करोगे। तो वही है, अब यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं हम उसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए। ठीक, अब JSD के अंदर स्टेप देख लेते हैं, कितने स्टेप होते हैं। बेसिकली 6 स्टेप होते हैं, लेकिन 6 स्टेपों को कंबाइन कर दिया जाता है 3 स्टेपों के बीच में। देखिए 6 स्टेप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका सबसे बेसिक, वही स्पेसिफिक मॉडलिंग वाले में जो स्पेसिफिकेशन करते हैं ना, एंटिटी और एक्शन स्टेट। ठीक, अब इन एंटिटियों का क्या रिलेशन बनाएंगे, तो वो आपको बन जाता है इनिशियल मॉडल। यानी कि जैसे कि आपके पास कोई 2 एंटिटी आपने फाइंड आउट की, अब इन एंटिटी के बीच में आपने कोई एक फर्दर रिलेशन बना दी है, तो ये क्या है, बेसिकली एक ER डायग्राम तो बन गया ना। अब इसमें आप कौन कौन से फंक्शन यूज कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनके बीच कौन सी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। ठीक, दैट वन। फिर एक सिस्टम टाइमिंग स्टेप हुआ, यानी कि कोई फर्दर कोई इवेंट हो रहा है तो क्या क्या सिमुलेशन उसके लिए क्रिएट हो रहा है ना, क्या क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है पर्टिकुलर एक इवेंट पे। यानी कि जैसे कोई हम एक तरीके से कोई भी कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उसके एक डायमंड शेप है ना, वो कंडीशन आ जाती है, देन व्हाट, अगर यस होता है तो क्या, अगर नो होता है तो क्या, ऐसा कुछ करके ना, दैट। फिर क्या, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, आखिर में सारी चीजें एनालाइज करने के बाद क्या आप इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक, इन 6 स्टेपों को हम कंबाइन कर देते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा है, मॉडलिंग स्टेप, नेटवर्किंग स्टेप का स्पेसिफिकेशन फेज होता है एक तरीके से। फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। ठीक, तो ये तो रहे हमारे JST के स्टेप। अगर आप इसको क्वेश्चन को और जैसे अगर आपको 10 नंबर में पूछा जाता है तो ब्रीफ में लिखने के लिए, और इसको आप ओपनली लिख सकते हैं। मेरिट ऑफ JST, मेरिट ऑफ JST में पहला मेरिट है, इट इज डिजाइन टू सॉल्व द रियल टाइम प्रॉब्लम। JSD modeling focus on time. It considered to the simultaneously processing and timing। ठीक,
provide the functionality in the real world, and it is a better approach of microcode and application. तो छोटे छोटे पॉइंट है. Demerit of GST, it is a poor methodology for high level analysis and database design. ठीक, पुरानी बातों को तो सब पुअर बताएंगे ही, हैं. Then second point, GST is a complex methodology due to pseudo code representation. ये क्या एक complex methodology भी होती है. It is less graphically oriented as compared to structure analysis or OMT. ठीक है. हाँ, विशेष कि आप इसको स्ट्रक्चर एनालिसिस का ही पार्ट मत समझना. ये जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट अलग है, स्ट्रक्चर एनालिसिस अलग है. ठीक. इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक. तो ये तो हुआ हमारा जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट. अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जो कि है मैपिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूजिंग नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. यानी कि कुछ हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको हम कैसे नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर कैसे हम उनको पढ़ते थे पहले. ठीक. जिसमें पहला है हमारा ट्रांसलेट क्लासेस इनटू डेटा स्ट्रक्चर. ठीक. यानी कि अब हम क्या उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, अपनी क्लासेस पढ़ते हैं ना, कि हमने कोई क्लास क्रिएट कर ली, क्लास का नाम दे दिया. और क्लास क्या होता है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट एंड डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन. यानी कि जैसे आप कोई क्लास बना रहे हो, क्लास का कोई नाम है, जैसे कार नाम की आपने एक क्लास बना दी, क्लास के अंदर कुछ फर्दर डिफाइन कर दिया. ठीक. तो ये क्या क्लास होगी. पहले इस चीज को हम कैसे लिखते थे. इट मीन्स अगर मुझे इसका कोई मॉडल बताना है तो मैं इसके अंदर फर्दर लिख देता हूँ ना, ये क्या एक कैरेक्टर टाइप का मॉडल हो जाएगा इसके अंदर. ठीक. और क्या हो जाएगा, किसी ईयर में ये लॉन्च हुई थी, ये सारी चीजें. ठीक. ये सारी चीजें मैं कर दूंगा. अगर मुझे इसको पहले, यानी कि जब मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक नहीं थी, तब कैसे इस चीज को मैं करता, तो उस टाइम पे इस चीज के लिए यूज होता था हमारा स्ट्रक्चर. इसका कीवर्ड हम यूज करते थे स्ट्रक्ट, और उसके अंदर जो भी चीज लिखी जाती थी वो फर्दर यूज होती थी एज अ क्लास की तरह. ठीक. अब सेकंड आता है आपका पास आर्ग्यूमेंट टू द मेथड. ठीक. यानी कि जैसे जो आपको जो हमने क्लास है ना, अब फर्दर पूरी क्लास को हम ना कॉल करा लेते हैं. अभी ना फर्दर पूरी क्लास को कॉल कर लेते हैं, एक मेथड की तरह उसको कॉल कर लेते हैं. तो पहले भी ये चीज पॉसिबल थी. ठीक. बस होता क्या था कि अभी जो हम यूज करते हैं कैसे दिस कीवर्ड के थ्रू यूज करते हैं, है ना, किसी अभी. लेकिन सॉरी टू कि आप अभी इन सब चीजों से फेमिलियर नहीं होंगे कि दिस कीवर्ड क्या होता है, कि ये सारी चीजें कि ये फर्दर आगे वाली यूनिट में हम देखेंगे. तो आई होप आप इसको एज अ थ्योरेटिकली पोर्शन की तरह से ही पढ़ रहे हैं. ठीक. क्योंकि वो सारी चीजें रिलेट कर पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा. होता क्या था कि जो हम पहले आर्ग्यूमेंट पास करते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो हम पूरी क्लास को विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड एक्सेस कर लेते थे. तो वो चीज यहाँ भी पॉसिबल है. पॉसिबल कैसी है कि अगर जैसे मुझे कोई फंक्शन बनाना है, तो उस फंक्शन के पैरामीटर में उसको पास कर सकता हूँ डायरेक्ट. उसका जो इनबिल्ट डेटा टाइप है, इनबिल्ट डेटा टाइप जैसे इनएम्बुलेशन स्ट्रक्चर वगैरह, उनको अगर मैं उसके अंदर पैरामीटर के अंदर ही डिफाइन कर देता हूँ. कुल मिला के क्या है कि जैसे मेरा ये है पास आर्ग्यूमेंट, अगर कोई भी लेट सपोज मुझे कोई वॉइड वॉइड टाइप का कोई फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम है कोई भी एबीसीडी. इसके अंदर सॉरी पैरेंथेसिस, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास करना, तो डायरेक्टली पहले उसका मैं डेटा टाइप डिक्लेयर करूंगा वहीं की वहीं. अब जो भी मेरा पैरामीटर होंगे वो उसके अंदर मेंशन कर दूंगा. ठीक. ये भी पास आर्गुमेंट कर सकते हैं हम इसके अंदर. ठीक है. अब आता है आपका एलोकेट स्टोरेज फॉर ऑब्जेक्ट. एलोकेट स्टोरेज, एलोकेट स्टोरेज से मतलब है कि आप कैसे स्टोरेज क्रिएट करोगे. हमें यहाँ पे क्या होता है कि हम डायरेक्टली हमने इनिशिएट कर दिया ऑब्जेक्ट को, तो वो अपनी एक मेमोरी डायरेक्टली क्रिएट कर लेता है. तो यहाँ भी स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर भी हम ना
मेमोरी विद द हेल्प ऑफ कैलॉक मैलॉक फंक्शन। अगर आप कुछ याद आ रहा हो तो आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी सेकेंड ईयर में भी कैलॉक मैलॉक के बारे में पढ़ा होगा। नोड वगैरह वहाँ पे टीचर आप क्रिएट करते होंगे विद द हेल्प ऑफ मैलॉक फंक्शन। और आपने पीपीए सब्जेक्ट के अंदर भी कैलॉक और मैलॉक दोनों चीजों के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं। ठीक। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस इन डेटा स्ट्रक्चर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस इन डेटा स्ट्रक्चर। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या मतलब कि करना क्या होता है इसके अंदर, कि जैसे कि अगर आपने कोई स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, ठीक, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया यानी कि स्ट्रक्चर आपने पैरेंथेसिस के बीच में डिफाइन किया होगा, तो यहाँ पे ही आप एक और बेस स्ट्रक्चर, क्या बेस स्ट्रक्चर इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। ठीक। तो ये क्या इनहेरिटेंस का काम करते हैं। ठीक। एंड लास्ट वन आता है आपका इम्प्लीमेंट मेथड रिजोल्यूशन। Method resolution is one of the main feature of object-oriented language that is lacking in non-object-oriented language। ठीक। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे कि आपके पास कोई दो इनहेरिटेंस का ही कोई फीचर मान लीजिए, एक तरीके से मेरे पास एक कार के अंदर भी एक और वेराइटी इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, मेरे पास एक स्टेशन है। अब वो स्टेशन इलेक्ट्रिक कार आएगी जब भी चार्जिंग मतलब चार्जिंग प्रोवाइड कराएगा। नॉर्मल कार आएगी तो उसको तो चार्जिंग प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो कुछ इस प्रकार के फंक्शनों को तैयार करना, तो ये चीज भी पॉसिबल थी पहले। ठीक है, तो हम क्या है मल्टीपल इफ एल्स या मल्टीपल ऐसी कंडीशन अप्लाई कर देते थे कि जिससे ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती थी। ठीक। दिस वन। तो आई होप ये यूनिट 3 है आपकी, और आपका जो भी मतलब मेन आइडिया इस यूनिट के बारे में वो इतना ही है। ठीक है, कवर हो जाएगा। इतने में आप अच्छे से अच्छे नंबर ग्रैब कर सकते हैं यूनिट में से। अब इसके बाद आपकी थ्योरेटिकल यूनिट खत्म होती है। मूव करेंगे हम अगली यूनिट से आपकी C++ प्रोग्रामिंग के। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।